चुनावी वर्ष है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बहस तो गर्म होगी ही। जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और उस पर बातें भी होंगी। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की, जहां पर प्रतिनिधित्व के तौर पर एक कैबिनेट मंत्री मतलब चौथा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के खाते से विंध्य को मिला है। 2018 का चुनाव विंध्य में राजेंद्र शुक्ला के चेहरे पर लड़ा गया था और अब 2023 के चुनाव के पहले उन्हें कैबिनेट की कमान सौंपे जाने के पीछे निश्चित रूप से गुणा भाग कुछ और ही होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंचल शुक्ला और इस पर सबसे पहले जो एक्सपर्ट एडवाइस हम चाहेंगे वो वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी से। कैसे देखते हैं आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को कि चुनाव के ठीक पहले लगभग 1.5 महीने बाद आचार संहिता लगनी है और ऐसे में क्या ब्राह्मण वोटरों को साधने की जुगत है या कुछ और कयास है? पहली चीज कि चुनाव को कैसे जीता जाए और जीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं ना कि 0% लापरवाही रहे, उसको साधने के लिए जितने भी घोषणाएं, जितने भी पैतरे हो रहे हैं, सब दोनों राजनीतिक दल चल रहे हैं। जहां तक राजेंद्र शुक्ल की बात हुई तो 2018 का जो चुनाव परिणाम आया, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में यह संदेश गया कि विंध्य क्षेत्र में जो इतना बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे राजेंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विंध्य के नेता के रूप में या पोस्टर बॉय के रूप में प्रस्तुत किया था। वो शहडोल प्रभारी थे, सिगरौली प्रभारी थे, रीवा के रहने वाले थे। तीनों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और भी जिलों में भी उनको भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली। अभी हाल का जो घटनाक्रम हुआ, जैसे लोग ये मान रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश संगठन का के प्रयत्न से ये परिवर्तन हुआ है, मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूँ। हुआ ये है कि अभी जो केंद्र से जितने भी पर्यवेक्षक आए हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए कहा गया और वो पूरे प्रदेश में फैल गए। फीडबैक क्या है? रीवा का एक लाइन का फीडबैक विंध्य क्षेत्र का है कि आपने जिसको चेहरा बना के सामने प्रस्तुत किया था उसकी अवहेलना की है और साजिशन सत्ता या मंत्रिमंडल से में आपने शामिल नहीं किया है। ऐसी एक फीलिंग्स, एक जनरल फीलिंग्स, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि भारतीय जनता पार्टी से इतर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजय सिंह राहुल भैया कम से कम 8 से 10 मौके में इस बात को दोहरा चुके हैं और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस तरीके की बातें की है। तो निश्चित तौर पर यदि राजेंद्र शुक्ला 2023 के चुनाव में एक विधायक के तौर पर उमरिया जाते या सतना जाते या शहडोल जाते या सिगरौली सीधी जाते तो उनको वो वेटेज, वो महत्व नहीं मिलता, क्योंकि सामने वाला भी विधायक है और विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक रणनीतिक तौर से इनके कद को बढ़ाया है ताकि इनका इस्तेमाल विंध्य के रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारतीय जनता पार्टी कर सके। क्या लगता है आपको, क्या इस बार क्या जनादेश किधर जाने वाला है? आपको क्या लगता है अभी जो आपने ऑब्जर्व किया? देखिए क्या है, अभी जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले नीचे खौलता रहता है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो खौलता हुआ कड़ा है उसमें जो घी या तेल खौलता है वो आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी जो ज्वलनशीलता है भयंकर होती है। यहाँ मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में वो जो खौल रहा है और जिसकी वो जो ज्वलनशीलता है वो अभी व्यक्त नहीं हो रही, लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव सामान्य होने वाला नहीं है, आप देखते रहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही कि पर्यवेक्षकों द्वारा जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे उनसे बात करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है। तमाम लोग हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सामान्य जनता भी है, यहाँ पर युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहली राय लेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या लगता है आपको, राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद उनकी ताकत बढ़ाने का कारण यह है कि विंध्य में सीटों को साधा जाए, 24 की जगह 28 या 26 की जाए? ये निश्चित रूप से 24 की जगह 28 या 29 की जाए, पूरी की पूरी सीट जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी एक इतना अनुशासित संगठन है, यहाँ उचित समय में उचित निर्णय लिए जाते हैं और राजेंद्र शुक्ला जी को जो मंत्री बनाया गया है, जब ये समय आया तो ये उचित निर्णय लिया गया। राजेंद्र शुक्ला जी का मंत्री बनाएं या ना बनाएं,
वो विंध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा है और मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उनको कुछ दूसरे कार्य दिए गए थे जो उन्होंने किए, अब ये समय आया है तो उनको मंत्री बनाया गया है। कविता जी, आपसे आपकी राय जरूर चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से। कितना मजबूत कदम मानती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान और घाटा होने वाला है? बड़ा हास्यास्पद है आज का दिन। ऐसा लग रहा है कि मलाई की भागीदारी के लिए इनको बनाया गया है। यदि इतने ही इम्पोर्टेंट होते तो पूरा 5 साल का इनका कार्यकाल चला गया, तो क्यों नहीं बनाया? चला चली की बेला में मात्र 30 या 40 दिन बचे हैं जबकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव जो विभिन्न सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए उसमें बीजेपी के नेता की बुरी तरह हार हो रही थी। तो हार से बचाने के लिए, कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए चुनाव के ठीक पहले उन्हें मंत्री बनाया जाना निश्चित रूप से उनके हाथ मजबूत करने की बात होगी, क्योंकि पूरे विंध्य में उनके चेहरे को भुनाना है। बिल्कुल, मैंने पहले भी वही कहा, अभी फिर कह रहे हैं, यदि इतने ही इम्पोर्टेंट थे तो पहले क्यों नहीं बनाया? विभिन्न सर्वे हुए हैं, आप जान रहे हैं कि कभी अमित शाह जी, कभी मोदी जी, कभी बीजेपी के नेशनल जो नेता हैं वो दौड़ दौड़ के रीवा की तरफ और समस्त मध्य प्रदेश की तरफ भाग भाग के आ रहे हैं। इनको पता है कि चला चली की बेला है और जनता ने बाय बाय कहने का मूड बना लिया है। तो इनके चेहरे को भुनाया जाए, तुम भी मजबूत हो, जनता को भी मजबूत करो और भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करो, यही उनका उद्देश्य है। विनोद जी, मैं आपसे जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। कैसे देखते हैं आप इसको और विंध्य में कांग्रेस को कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए अंचल जी, ऐसा है कि विंध्य में कांग्रेस इस बार बहुत मजबूत है और राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विधायक रहे, वो मंत्री बने और ये तो उन्हीं की आत्मा से पूछना चाहिए कि वो लगातार चौथी बार मंत्री बने हैं और 4 बार विधायक। अंचल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, वो मंत्री बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे रिजल्ट होगा आप देखना कि वो हारे मिलेंगे। नंबर 1, मंत्री यदि वो बनी गए हैं, कैबिनेट की शपथ ले ली, आज वो आ गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं एक रीवा के नागरिक होने के नाते कि चारों तरफ रीवा नगर निगम में गौवंश हैं, उनको हटवा दें। इतनी बड़ी बड़ी गौशालाओं की बात करते हैं ना, आए दिन लगातार एक्सीडेंट होता है, किसी का एक लौता लड़का वो मर रहा, किसी का कोई मर रहा। आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि 100 घंटे में 2-4 घंटे रीवा के लिए दे दो, बाकी तो तुम समदड़िया के लिए दो। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, विंध्य में कांग्रेस सभी सीटों पर मजबूत है, तो फिर आप ही की पार्टी के कई लोग जो आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे रीवा से, वो अभी निकल लिए। देखिए, ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे नेता मऊगंज में कितनी अपार सफलता के साथ वहाँ कार्यक्रम किया, उसका पूरे विंध्य में मैसेज गया है। और जो लोग आए थे, हम लोग तो पहले भी उनसे ये बोले थे ये आए हैं, हो सकता है उन्हीं की सेटिंग रही हो। अब आगे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनका आपस में स्वागत में कहीं दिखे आपको? तो सेटिंग राजनीति में सेटिंग, ये बड़ी बात आपने कही है, सेटिंग चलती है निश्चित रूप से। और इनके जो नेता अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, वो पिछले 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे। आम आदमी पार्टी जो अब सिंगरौली के रास्ते मध्य प्रदेश में पैर जमाने के लिए आगे बढ़ रही है। अमित जी हमारे साथ में। अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तीसरे मोर्चे के रूप में जनता आपको बड़ी उम्मीद से देख रही है। भाई साहब, अभी इस समय जब मुश्किल से 30 दिन आचार संहिता लगा है, ये सरकार की ये पूरी एक्सरसाइज मिनिस्टर बनाने की गैर जरूरी है। कोई सत्र होना नहीं, कोई विधेयक आना नहीं, किसी मंत्रालय का फीडबैक होना नहीं, कोई सवाल भी नहीं होने। बेसिकली ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज होगी, चुनाव में पैसे लगते हैं और राजेंद्र जी हमारे जन नेता के बजाय एक फंड रेजर के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, फंड के मैनेजमेंट करने वाले के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर वो जन नेता होते तो या तो किसी चुनाव अभियान समिति में एक बहुत प्रमुख पद मिलता। मैं तो वार्ड 23 में ही रहता हूँ जहाँ वो रहते हैं। उनके 4 साल के विधायक काल में हमारे यहाँ पार्षद का एक बार भी नहीं रहा उस वार्ड में। तो जन नेता वाला कंसेप्ट तो उनके साथ नहीं है। जहाँ जैसे फंड्स की आवश्यकता होगी भाजपा को, तो शायद उनको थोड़ा प्रमोट करके पुश कराना चाहते होंगे। आपकी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका कमेंट, क्योंकि आप समाज के लिए काम करते हैं, जन सरोकार के लिए हमेशा जनता के साथ रहते हैं। आपको क्या लगता है विंध्य में क्या स्थिति होने वाली है? और ब्राह्मण वोटरों के साधने की बात कहें, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। देखिए अंचल जी, जो आज ये डिबेट है, इस डिबेट में निश्चित तौर से रीवा की जनता को एक खुशी महसूस होती है। कोई भी पद दायित्व मिले तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर से हम सब की तरफ से शुभकामनाएं हैं। पर जो विगत 4 वर्षों से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हमारे इस विंध्य के और रीवा डिवीज़न के कद्दावर नेता हैं जिनके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया, भारी मतों से यहाँ रीवा में 8 सीटें आईं, तो यदि इस नज़रिए से देखा जाए तो इनको पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके तो बनाया जाना चाहिए था। परंतु सर्वे के आधार में महसूस होता है कि रीवा में युवाओं में बेरोजगारी की बड़ी समस्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, गौवंश की बड़ी समस्याएं बढ़ रही, यानी रीवा में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार से लेकर अन्य समस्याएं हैं। ये सर्वे में आया है, राष्ट्रीय और प्रदेश के दोनों सर्वे में आ चुका है। रही ब्राह्मण वोटों की जो बात आप कर रहे हैं, तो हमारे पूरे रीवा जिले में हर विधानसभाओं में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ये सर्वे में निर्णायक स्थिति में गुड़ विधानसभा में 77,000 के लगभग वोटों की बात होती है, वहाँ नागेंद्र सिंह चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप पोस्टरों में देखिए तो एक ब्राह्मण जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है माननीय गिरीश गौतम का, उनके पोस्टरों में नाम नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये आकलन किया गया है, राजेंद्र शुक्ला जी को इसलिए बनाया गया है कि ये सौम्य सरल सहज नेता हैं, बागी नहीं है। कोई विषय आएगा तो बड़ी सौम्यता से बड़ी सरलता से उठाएंगे। निश्चित रूप से सौम्य है, सरल है, इसलिए सर्वमान्य है, ऐसा भी लोग मानते हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का बड़ा आरोप लगता आया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसे लगाते आए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के उलट कांग्रेस पार्टी के उलट भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी देखने को मिलती आई है। लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिससे कि आप बिलोंग करते हैं उसमें गुटबाजी चरम पर है? हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। यह कांग्रेस के लोगों को दिखता है। कांग्रेस में चूंकि गुटबाजी दिखती है तो उनके बस सपनों में दिखता है कि आपके यहाँ दिखती नहीं है, रहती है? नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित हमारी भारतीय जनता पार्टी है। इसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता पार्टी का काम करता है। तो यहाँ कोई गुटबाजी का ऐसा काम नहीं है भारतीय जनता। तो भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र शुक्ला जी को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अब किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विंध्य के ऐसे नेता हैं, वो मंत्री नहीं थे भी, फिर भी मंत्री से कम नहीं थे। 3.5 साल विधायक रह के उन्होंने वो काम किया है जो मंत्री मिनिस्टर नहीं करते हैं, वो काम राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है। चूँकि उन्होंने ज़मीन से चल करके यहाँ तक अपनी थीम बनाई है और वो कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो वो विंध्य के लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। इसलिए मंत्री बने या न बने, और मंत्री बने हैं तो और अच्छा काम करेंगे। तो व्यापारियों की भी राय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नरेश काली जी हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे भी इनकी राय जरूर जानना चाहेंगे। क्या अनुभव है आपका भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजेंद्र शुक्ला जी को लेकर? आज 15-20 साल से हम लोग जैसे व्यापार कर रहे हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, और जो स्थितियाँ चेंज हुई है, व्यापार बढ़ा है और वाकई लगता है ये शहर नहीं बचा, महानगर हो गया है। दूसरी चीज़, कल कैबिनेट मंत्री बने हैं तो मोदी जी का नारा था डबल इंजन की सरकार, पर ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। राजेंद्र जी अगर मंत्री बने हैं तो जो विकास पहले होता था उसको डबल पंख लग जाएंगे, और इससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा तो आम जन को फ़ायदा होगा। वो जन नेता नहीं, आम जन नेता हैं हमारे मंत्री जी, तो उनका विकास, उनकी सोच इतनी दूरभाषी है कि आगे सोच के चलते हैं कि आगे क्या करना है। महानगर पर मुझे कुछ कहना। जी बिल्कुल। बीजेपी के समर्थक एक व्यापारी खड़ा है। रीवा शहर के हर व्यापारी से पूछ लीजिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता है एक्चुअली, कि जीएसटी और तमाम तरीके की जो नियम कायदा के कारण व्यापार पूरी तरह व्यापार बंद है, बाजार खाली पड़े हैं। ये भाजपा नहीं, आम व्यापारी का कहना है। महानगर पर कि महानगर हमने सुना जरूर है, इस शहर में ना आज भी दिन भर बिजली कटौती हो रही है। 70% शहर में पानी नहीं है, पेयजल नहीं है। मीठा जल के नाम पे 20 साल की ट्रिपल इंजन की सरकार ने झुंझुना पकड़ाया और पीने को पानी नहीं है। 2003 के पहले का रीवा और 2003 के बाद का रीवा 2023 में जब आप खड़े हैं तो क्या देखते हैं आप? निश्चित रूप से अराजकता समाप्त हुई है। समाप्त तो नहीं कहूँगा, मगर कम हुई है, और लोगों के अंदर अपने शहर के प्रति प्रेम बढ़ा है। जिस प्रकार से शहर की उन्नति हो रही है, जिस प्रकार से फ्लाईओवर बन रहे हैं, अपने यहाँ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ से पेशेंट्स को बाहर जाया पड़ता था, गरीब आदमी यहाँ पे परेशान होता था, तो उसमें तो अंतर आया है। मगर हाँ, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ये अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होगा। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने अथक प्रयास करके रीवा शहर को संवारा है, और उनका प्रयास यही रहता है कि हमारे प्रदेश की जनता, हमारे शहर की जनता हमेशा खुश रहे। और अपन उनके पास में कभी भी अगर नॉर्मल काम लेकर के जाते हैं तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट की बात करो, और ये फालतू की चीज़ों में कभी बात नहीं करते।
युवा भी हैं कुछ हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको 2003 के पहले का रीवा और आज 2023 में जब आप खड़े हैं, कितना अंतर, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, शुक्ला जी 20 साल मंत्री थे। शुक्ला जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 20 सालों में से यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार के लिए वो उद्योग मंत्री भी थे, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में एक इंडस्ट्री नहीं आई, ना एक कंपनी लगी। यहाँ का रीवा का युवा समझ चुका है, रीवा की जनता समझ चुकी है। 1 साल पहले महापौर चुनाव में उनको घर बैठा दिया था महापौर जी को, और जो अगला चुनाव होगा 23 नवंबर में, तो जनता बता देगी कि क्या कैसा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार यहाँ का एक मुद्दा है। और काम की अगर बात करें तो विकास की दृष्टिकोण से आप रीवा में क्या देखते हैं? जी, मैं बहुत बड़े बड़े महानगरों में रहता हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ। रीवा डूब जाता है, बाढ़ आती है। तो 2016 की बात करें, माननीय मंत्री जी थे हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, तो रीवा डूब जाता है। रोजगार है नहीं, गवर्नमेंट रोड में है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो विकास तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आगे आता है। हमेशा एक सीढ़ियाँ हमेशा चढ़ती हैं। इन्होंने, राजेंद्र शुक्ला जी ने भी चढ़ी है एक सीढ़ियाँ विकास की। बात करेंगे 20 साल में थोड़ा बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता भी ऐसा मानती है। लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा है वो है गौवंश और बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अभी युवाओं से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं उद्योग मंत्री भी थे राजेंद्र शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है 20 सालों से, तो रोजगार के क्षेत्र में रीवा में कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, रोजगार की बात है तो अगर अपन सरकारी रोजगार की, सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो वो बहुत सीमित है। उसके बाद हमारा संविधान भी हमको ये अलाउ नहीं करता कि हम सबको पूरा रोजगार दें। उनके अपने आरक्षण की एक व्यवस्था है जो लगातार बदलती रहती है, इसलिए भी ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग को कभी दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर अपन रोजगार देखें तो रोजगार इस समय पूरे रीवा भर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उड़ रहा है। आपको पकड़ने की आवश्यकता है। आप अपने घर में बैठे हैं और आपको रोजगार सोचते हैं कि उड़ के आ जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जितने भी रोजगार में लोग लगे हैं या व्यवसाय करते हैं, वो हर आदमी ने प्रयास करके उस स्तर तक पहुंचा है। तो रोजगार तो कोई समस्या पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं ऐसा सच। हाँ, ये जरूर है कि कोई चाहता है कि हम कलेक्टर बन जाए तो शायद वो ना बन पाए, नीचे के किस स्लॉट में जाकर के वो फिट हो जाए। लेकिन हमारे हिसाब से शायद और भी लोग, यहाँ पे जितने लोगों को कोई बेरोजगार नहीं है, किसी ने इसकी प्रकार रोजगार कर रहा है, तो वो रोजगार की समस्या तो है नहीं। ये कि जो आप अपने आप को मानते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, तो वो स्लॉट नहीं है जो आपको लगता है कि आपके लिए फिट होगा। रोजगार ऐसा जैसी कोई समस्या नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि रोजगार का मतलब ये नहीं कि हम आपको सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सरकार, रोजगार का मतलब है कि हम अपने लिए भी कुछ संभावनाएं तलाशें और जो भी कर सकते हैं सभी दिशाओं में। बात हुई किसान के हित की बात जरूर यहाँ पर सुब्रत जी से मैं करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, इन दोनों ही सरकारों को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। किसान के हित में वास्तव में किसने काम किया और उसकी हित ऐसी रही? हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सरकारें हैं, सरकारें भारत सरकार हैं, भारत की सरकारें हैं, हम सब की सरकारें हैं, लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत गए, अगर हमारे किसानों को कितनी खुशी मिली, किसान खुदकुशी करते हैं, इसका जवाब तो दोनों पार्टियों को देना चाहिए। कांग्रेस को भी देना चाहिए, भाजपा को भी देना चाहिए। क्योंकि हमारे किसानों को अगर खुशहाली मिली होती तो ये सुसाइड न करते। किसान को उसका हक नहीं मिल रहा। आपका कहने का मतलब ना कांग्रेस पार्टी ने दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। जो मिलना चाहिए नहीं मिला। तो इस बार चुनाव में क्या कर रही है कांग्रेस? क्या करने वाली है? किसान क्या करने वाली है? अब ये बताइए, सब लॉलीपॉप देना चाहते हैं। वोट तो करने जाएगा किसान, सब लॉलीपॉप देना चाहते हैं। हमें बहुत दुख लगता है। हम देखते हैं लाडली बहना, उसी 3000 से हमारी लाडली बहनें दवाई भी खरीद रही हैं, राशन भी खरीद रही हैं। कहाँ जाएगा प्रजातंत्र भाई? आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं जो ये मुद्दे उछल रहे हैं, और हो सकता है क्योंकि आप भी टकटकी लगाए बैठे हैं और तीसरे मोर्चे की तलाश जनता भी कर रही होगी। बोलूं, जब मैं भाजपा और कांग्रेस का चिंतन देखता हूं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि सरकारें कभी आम जन के बारे में सोचती क्यों नहीं। एक दुनिया को डिवाइड कर दिया दो परसेप्शन में कि ये विचारधारा दूसरी, वास्तविक जरूरत क्या है इस पर कोई देख ही नहीं रहा। अगर सुब्रत भाई की बात को आगे बढ़ा है, 90 करोड़ आदमी पीडीएस का खाना खा रहा है, मतलब वो खाना उगा नहीं पाता। पहले देश जब समृद्ध था तो किसानों का प्रतिशत लगभग 80 था। आज मतलब 90 करोड़ आदमी खाना उगा नहीं सक रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं बचा। उन हाथों को काम देने की जिम्मेदारी सरकार को ज़्यादा बढ़ रही। कृषि ने उन हाथों को काम दे रखा था। तो भारत अब 5% मतलब 5 करोड़ मात्र आदमी हिंदुस्तान में टैक्स दे रहा है। 140 में से कितने बचे? 25 करोड़ हो सकता है उद्योग धंधे में। तो देश पहुंच कहाँ रहा है? कृषि 5 से 10 साल बाद
हिंदुस्तान में इतने यंत्र उपकरण तो आ नहीं पाएंगे उनका कॉस्ट को देखते हुए। आदमी खेती छोड़ देगा, भूखों मरेगा ये देश में, बता रहा हूँ जिस तरह का चिंतन चल रहा है। फ्री में राशन भी तो मिल रहा है ना? नहीं तो फ्री में राशन वो मिल रहा है जो हम 22 में खरीद के यूक्रेन को 80 में बेचते हैं। किसान को लौटा के थोड़ा 60 रुपया देते हैं कि हमने ज़्यादा महंगा बेच लिया, तुम बोनस ले लो। गेहूं 20 का किस डायनेमिक्स के हिसाब से बिकता है? दूसरी चीज़ आप ये भी सोचिए कि जो आदमी उत्पाद पैदा कर रहा है उसको हक ही नहीं अपना रेट करने का, देने का। जूते वाला जूता बनाएगा तो अपना रेट देगा, 900 में बेचेगा, नहीं बिकेगा शोरूम में रखे रहेगा। किसान तो मजबूर करके रेट तय किया जाता ना उसको। किस किसान को हक है अपने उत्पाद का कीमत बताने के लिए? आखिरी टिप्पणी आप। हम ये कहना चाहते हैं भाई कि अभी आप देख लीजिए, हम रीवा की बात ले लीजिए, रीवा संभाग की, रीवा सीधी सतना, तो अभी हम देख रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तरसता है। पता लगा कि जानते हैं उसकी जो स्केल देते हैं, माने लोन की स्केल क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, तो 37,000 रुपये, 36,000 रुपये, 37,000 रुपये पर हेक्टेयर गेहूं और 36,000 रुपये पर हेक्टेयर धान। किसान खेती कहाँ से कर पाएगा? किसान को उसके और उसकी पूरी जमीनें मार्गेज कर ली जाती हैं। लोन भी किसानों को नहीं मिलता मेरे भाई। और आप सोच सकते हैं कीटनाशक बेचने वाले, सल्फास बेचने वाले, उनकी कंपनियां उन्हें विदेश यात्रा में भेजती हैं और यहाँ किसान सुसाइड करके हम लोग जाता है, लेकिन सरकार कोई चिंता नहीं करती। किसानों के लड़के किसानों के लिए सरकार के सारे दावे झूठे। हाँ, किसानों के लड़के बेरोजगार हैं, किसानों के लड़के बेरोजगार हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के राजनेता आखिर क्यों नहीं बतलाते कि उनका विकास कितना हुआ विकास के साथ? क्योंकि बिल्कुल समय की पाबंदी है, कार्यक्रम का अपना निर्धारित समय है। निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुद्दे तो आएंगे ही, और मुद्दे आएंगे तो उसमें बहस होगी, और बहस होगी तो हम मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि मुद्दे पर हम बात कर रहे थे किस तरीके का विकास हुआ, ये जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या मायने लगाए जा रहे हैं, विंध्य जिसे कि ब्राह्मण बाहुल्य माना जा रहा है, क्या उन वोटरों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम विषयों पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज रीवा।